पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। आज हरियाणा के लोगों को टू द पॉइंट तमाम जवाब मिल जाएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी को लेके तमाम जो सवाल उनके जहन में थे और अब नया अध्यक्ष मिलने के बाद कितनी मजबूती पार्टी में आएगी और कितनी मजबूती ग्राउंड में दिखेगी इस पार्टी के अंदर। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, टू द पॉइंट बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। उदय भान जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। एक नई जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, कैसे निभा रहे हैं? बहुत बेहतर ढंग से निभाएंगे। जो जिम्मेदारी दी है पार्टी संगठन ने, जो मेरे पर बहुत बड़ा इतना विश्वास किया है कांग्रेस नेतृत्व ने, तो उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरा अपना सर्वस्व, पूरा 100% अपना योगदान दे करके करेंगे। अभी जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और लगातार कभी चंडीगढ़ कभी यहाँ बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं, तो क्या मतलब पूरी ठान ली है कि कांग्रेस में वो जान अब दोबारा से डालनी है? बिल्कुल बिल्कुल। और मीटिंगें तो लाजमी हैं, मीटिंगें होंगी तभी आकर के सारी रणनीतियाँ बनती हैं। और जैसे ही पता लगा, मेरा जैसे अनाउंसमेंट हुई, तो आपने देखा होगा कि फरीदाबाद के अंदर जो एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, वो एक बहुत बड़ी रैली में तब्दील हो गया। इतना लोग भारी संख्या में वहाँ पर आए, आने जाने का कोई रैला बन गया था फरीदाबाद 1 तारीख को। और 4 तारीख को हमने कार्यभार संभाला। दिल्ली से हम चले चंडीगढ़ तक 11 घंटे का रास्ता कवर हुआ, 11 घंटे में, जो 4 घंटे का रास्ता था। इतना भारी जोश उमंग और उत्साह लोगों के अंदर था। 40 से अधिक जगहों पर भारी संख्या में हुजूम में लोग खड़े थे। भीषण गर्मी थी, पहले 46 डिग्री टेम्परेचर, और उसके एक साथ में मौसम ने करवट बदली। इंद्र देवता प्रसन्न हुए, बारिश हुई। बारिश में भी लोग एकदम डटे रहे, कोई भी हटा नहीं। और बहुत भारी संख्या में लोगों में जोश उत्साह देखने को मिला। विशेषकर यूथ में बहुत ज़्यादा उत्साह था। उससे मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन जहाँ संदेश और ऊर्जा हमारी पार्टी को भी मिला, मनोबल बढ़ा सभी कार्यकर्ताओं का। एक ये पता लगा कि लोग कितनी उत्सुकता से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने का इंतजार कर रहे थे? जो भी ये घटनाक्रम हुआ है प्रदेश अध्यक्ष का बनने का, आपस में जो थोड़ा बहुत जो पहले कमी महसूस हो रही थी संगठन में, तो लोगों के अंदर एक उत्साह हुआ, उत्साह का एक संचार हुआ कि अब जो है संगठन भी जल्दी शीघ्र बनेगा। और जो चर्चा होती थी कई बार, अब वो चर्चा खत्म हो जाएगी। लेकिन चर्चा गुटबाजी को लेके हमेशा होती थी, वो गुटबाजी को लेके चर्चा अभी तक भी थमी नहीं है। नहीं, गुटबाजी का अब हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार की गुटबाजी है। आपको लगता है कोई गुटबाजी नहीं है? ना, कोई गुटबाजी। कुलदीप बिश्नोई सरेआम आकर ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी ने कोई भी मेरे खिलाफ कोई ट्वीट नहीं किया। वो हमारी पार्टी के सीनियर व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ भी विधायक रहा हूँ, उनके मदर के साथ, उनके फादर के साथ, मेरे फादर उनके फादर के साथ रहे हैं। उनका भी अपना एक जन आधार है हरियाणा प्रदेश में, तो वो हमारे सीनियर नेता हैं। और उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी से बात करना चाहता हूँ, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनसे वो अगर बात करना चाहते हैं तो किसी को क्या आपत्ति है, वो बात करना चाहेंगे। और कोई किसी तरह की उनके मन में कोई बात है, कोई पीड़ा है, लेकिन नाराजगी तो है ना मेरे प्रति कोई नाराजगी, उन्होंने कोई मेरे प्रति कोई ट्वीट नहीं किया, ना मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। बात हुई? मेरी बात होती रहती है, सबसे बात हुई। कहीं किसी तरह की अध्यक्ष पद संभालने के बाद नहीं, आपके प्रति नहीं, पार्टी को लेके तो पर गुस्सा है ना? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। कि उनकी अनदेखी हुई, उन्हें कहीं जगह नहीं दी गई। देखिए, वो कोई बातचीत करना चाहते हैं तो वो तो देखो कांग्रेस नेतृत्व का काम है, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपती है, तो उनको क्या जिम्मेदारी देते हैं और क्या जिम्मेदारी देंगे। अभी वो CWC के मेंबर तो हैं, उसके अलावा जो CWC की मीटिंग में भी नहीं गए। नहीं, वो तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो वही जवाब दे सकते हैं कि क्या कारण है, कोई क्यों नहीं गए, या कोई मजबूरी थी, क्या बात थी, वो तो वही जवाब देंगे, मुझे तो पता नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने भी साफ तौर पे कह दिया कि कुलदीप बिश्नोई एक बेहतर होते रहते। रणदीप सुरजेवाला ने कभी ये नहीं कहा कि उदय भान घटिया साबित होंगे या कोई बेहतर साबित नहीं होंगे। उनसे पूछा गया
कि कुलदीप बिश्नोई कैसे होते जैसे आप कह रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर साबित होते हैं। तो इसमें क्या गलत कह दिया? तो इसमें आपको कोई गलत नहीं। आपको मतलब साथ है बिल्कुल रणदीप सुरजेवाला का बिल्कुल भी, बिल्कुल, कुलदीप हमारे बिश्नोई बहुत का। निकट मित्र हैं। रणदीप जी के साथ भी मैं विधायक रहा हूँ, उनके पिताजी के साथ भी मैं विधायक रहा हूँ, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ मेरे बिल्कुल उनके पारिवारिक संबंध है सबसे। मेरा किसी से कोई नहीं, उन्होंने मेरे बारे में भी कोई एक शब्द भी कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन वो भी खुश नहीं लग रहा है इस बदलाव से। नहीं, ये तो आपको पता होगा कि खुश है नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी खुश है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी पार्टी खुश है। सबने मुझे शुभकामनाएं दी, बधाई दी। खुश हैं बिल्कुल। वो पहुंची तो नहीं, लेकिन शैलजा जी वहाँ पर गई, 1 घंटे उन्होंने इंतजार किया। उनको 4 बजे का समय दिया गया था, वहाँ पर 8 बजे पहुंचे, उनको फ्लाइट लेनी थी। उन्होंने, शैलजा जी ने तो कि मेरे से कई दिन बात हुई, सबसे पहले शैलजा जी ने मुझे बधाई दी, रणदीप सुरजेवाला जी ने मुझे बधाई दी है। उन्होंने सभी, करण चौधरी और उनकी जो बेटी श्रुति है उनको कोविड हो गया था, आपको पता ही है। तो इस वजह से तीनों हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारी टीम बनाई है वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो कोई किसी तरह का कोई नहीं है। इस चीज को अब तूल देना बंद कर दो। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, खत्म हो गई, कांग्रेस एक है। ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि पार्टी में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं, कोई अब नहीं, सब एक। एकता से लड़ेंगे अब। बिल्कुल एकता से लड़ेंगे। अभी आप DROs की हमारी मीटिंग हुई थी, जो इलेक्शन कराएंगे हमारा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अधिकारी, वो सभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली से थे। उनकी मीटिंग हुई, उनके साथ कोऑर्डिनेटर करके वो सारे ज़िलों में गए हैं, अपना काम कर रहे हैं। BROs की लिस्ट बन गई हैं। 17 तारीख को BROs की मीटिंग कर रहे हैं। हमारा बूथ लेवल का चुनाव और ब्लॉक का, फिर जिले का और प्रदेश का, आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अंदर पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा। हमारे जो DROs की मीटिंग में हमारे तीनों कार्यकारी अध्यक्ष हमारे शामिल हुए, हमारे प्रभारी जी शामिल हुए, जो इनवाइटेड थे वो सभी थे। तो संगठन सबको साथ लेकर चलेंगे संगठन बनाने बिल्कुल में? बिल्कुल सबको अभी साथ क्योंकि आप लगातार कह भी रहे हैं 2 से 3 महीने में पूरा संगठन बनके 3 तैयार हो महीने, जाएगा। 3 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ। तो सब नेताओं का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल सबको, जो जिस लायक है, जो कार्यकर्ता, उसको उचित सम्मान मिलेगा। इसमें कोई गुटबाजी का स्थान नहीं है। नहीं, सबको जो है ना, जो जिस सम्मान के जो डिजर्व करता है उसको वो सम्मान दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बार बार यही कह रही है कि भाई उनकी तो गुटबाजी खत्म कभी होगी ही नहीं, इतने ही गुट हैं कांग्रेस पार्टी में। अब आप देखिए कि आप बस गुटबाजी में ही, आपस में ही उलझ के रह जाएंगे। अब भाजपा वाले अपनी पार्टी को संभालें। अब जिस समय ओम प्रकाश धनखड़ जी बने थे, आपको पता है कि हमारे कृष्णपाल जी गुजर के हलवाई भी बैठे रह गए थे, उनकी मिठाई भी बनी बनाई रह गई थी, हलवाई बिठा रखे थे। फरीदाबाद से ही मैं बता रहा हूँ ना, फरीदाबाद से। उनका पूरा लेटर भी उनका छप गया था, हलवाई कर दिए थे और वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो गई थी और वो रखी रहेगी। और आप कह रहे हो कि प्रदेश अध्यक्ष किसकी रहनुमाई में चुनाव हुआ था 2014 में? दूसरा, रामविलास शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उनके जो विधायक दल के नेता सबसे सीनियर अनिल विज थे। दोनों 5-5 बार के विधायक थे, लाइन में लगे हुए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी आएगी। 47 MLA बने। खट्टर साहब तो पहली बार जिंदगी में चुनाव लड़े थे, पहली बार MLA बने। वो मंसूबे पाले हुए थे और उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए खट्टर जी बन गए मुख्यमंत्री। तो आपने देखा कि उनके चेहरे पर क्या उनके ऊपर बीती थी, रामविलास शर्मा जी के ऊपर, अनिल विज के, कितना जो आपस में द्वंद्व रहता था, एक दूसरे के खिलाफ कितना। ये हमारी गुटबाजी की बात कर रहे हैं, ये अपनी गुटबाजी को तो सही कर रहे हैं। आज भी अनिल विज से अलग से पूछो, उसके मन में कितना दर्द है, पीड़ा है कि उसको छोड़ करके खट्टर जी को बना दिया। दर्द तो रामविलास शर्मा जी को बहुत है। रामविलास शर्मा जी को कितना दर्द है। किसकी बात कर रहे हैं? दर्द तो कह रहे हैं अशोक तंवर को भी बहुत है। अशोक तंवर को दर्द कैसे हुआ, मैं बताऊंगा आपको। अशोक तंवर जिस समय हरियाणा प्रदेश का मतदाता नहीं थे, उस समय हरियाणा प्रदेश में उनको मेंबर पार्लियामेंट के लिए टिकट दिया गया, जब वो हरियाणा के वोटर भी नहीं थे, और वो MP बन गए। वहाँ से MP बनने के बाद में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उनको रास नहीं आया प्रदेश अध्यक्ष पद का। उनको रास नहीं आया, किसी और को रास नहीं आया। अशोक तंवर को रास नहीं आया और वो सबसे लड़ाई लेने लगे। एक भी तो किसी विधायक को वो सही उनका बर्ताव नहीं था।
और उसका परिणाम ये हुआ, किसी कार्यकर्ता से नहीं था, वो एक भी तो कार्यकर्ता को नहीं जोड़ पाए, एक भी विधायक को नहीं जोड़ पाए, अपने लिए भी कोई सीट नहीं देख पाए कि जहाँ से वो चुनाव लड़ सकें, जीत सकें। अपने लिए भी कोई जगह नहीं है। वो दाव लग गया, एक बार कांग्रेस की टिकट पे एमपी बन गए, अब कोई एमएलए की सीट भी नहीं है उनके पास में जहाँ से वो ये दावा करेंगे मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से मैं जीतूंगा। और फिर कांग्रेस को छोड़ करके, जिस कांग्रेस ने इतना मान सम्मान इज्जत दी, उसको छोड़ करके कहाँ गए? टीएमसी में। और टीएमसी में कितने जुम्मे 4 दिन रहे, वहाँ से छोड़ करके फिर आम आदमी पार्टी में। अब कह रहे हैं यहाँ तो हम रहे नहीं, यहाँ तो गुठली रह गई, अब फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, उनका कोई पता आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं आपको लगता है? पता नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रवृत्ति है। आपको इंटरनल सोर्सेज से पता चला? नहीं, हो सकता है, प्रवृत्ति है। मैं तो प्रवृत्ति बता रहा हूँ कि जिस आदमियों को इतना सम्मान दिया, वो कांग्रेस पार्टी को मझधार में छोड़ शैलजा के के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि यूपी में आप कांग्रेस पार्टी नारा देती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और हरियाणा में लड़की आपकी अध्यक्ष थी, आपने लड़की को हटा दिया। क्या दिक्कत हो गया? ये कोई बात नहीं कि ये जो संगठन सोचता है कि किसको कहाँ बनाना है। शैलजा जी अध्यक्ष बनी, उन्होंने पूरा अपना प्रयास किया, पूरी मेहनत की पूरे प्रदेश में। आपको पता है कि पहले 15 विधायक थे, 15 से मिलकर लड़े, 31 बने, और सरकार हमारी बनती है। ये जो फिर आप ये कहोगे कि मीडिया और गोदी मीडिया, वो उन्होंने दिखा दिया 21 तारीख को। मीडिया और गोदी मीडिया दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, तो आप गोदी मीडिया ही बोलिए। मैं गोदी मीडिया कह रहा हूँ, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ कि गोदी मीडिया ने 21 अक्टूबर को वोट पड़नी थी, 18 अक्टूबर को ये दिखाया, अपनी ओपिनियन पोल के माध्यम से अपनी ओपिनियन थोपी कि 78 से 83 सीटें बीजेपी आ रही है और 3 से 5 सीटें कांग्रेस आ रही है। तो जो फ्लोटिंग वोट होती हैं उन पर स्वाभाविक रूप से असर पड़ता है कि उनको यह है कि भी सरकार तो बीजेपी की आ रही है, राज में साझा हो जाए, राज में साझा कर लो। मैं तो एबीपी न्यूज और मैं उसकी बात कर रहा हूँ आज तक की, एबीपी न्यूज, सी वोटर और जो एक्सेस इंडिया की उसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने दिखाया था उसमें ये दिखा दिया कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं और 3 से 5 कांग्रेस की आएंगी। तो लोगों में जो फ्लोटिंग वोट है उन पर असर पड़ता है कि भाई सरकार तो बीजेपी की आ रही है, राज में साझा कर लो, राज में साझा कर लो। हमारे 15 आदमी 5,000 से कम वोटों से जो हारे, वो 15 आदमी थे। मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, मैं भी थोड़े वोटों से हारा, 15 आदमी हमारे हारे थे, और नहीं तो सरकार कांग्रेस की बनती। फिर भी 15 से 31 आई सीटें, और ये जो 83 सीटें बात कर रहे थे वो 40 पर रह गए। बैसाखियाँ ली उस पार्टी की ली जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ करके चुनाव आए थे, जो कहते थे कि बीजेपी को जमुना पार फेंकना है। आज वो उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, उनकी बैसाखी पर चल रही है सरकार। इसलिए आगे आने वाले समय में आप देखेंगे बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमटेगी हरियाणा के अंदर। 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली जीतेगी 100%। अगली सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, मैं दावा कर रहा हूँ। ऐसा कैसे कर रहे हैं दावा? आपने क्या कोई दावा कर रहा हूँ? मेरा अपने आंकड़े, अपने ऑब्जर्वेशन है, मैं बता रहा हूँ ना कि थोड़ी वोटों से हारे थे, और फिर अब जो माहौल है, अब क्या माहौल है? अब जो माहौल क्या हो गया कि आपको जिता देंगे हरियाणा की जनता? अब आप देखें कि आज अंतर करना पड़ेगा। जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल हरियाणा में था, रसोई गैस, खाद, सबका रेट कम था। अब जो है सबसे महंगा है। जो कहते थे कि हम 35 रुपये लीटर डीजल लेना है तो बीजेपी को वोट दो, आज उनके मुंह में दही जमी हुई है। आज वो नहीं कहते कि भाई कि आज डीजल और पेट्रोल कब का शतक पार कर चुका है, 118-20 तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें? आम लोगों के बीच में सभी लोग सभी उस बात को उठा रहे। रसोई गैस जो 400 रुपये का सिलेंडर था आज 1,000 रुपये पर पहुंच गया। आज बेरोजगारी की दर में हरियाणा आज नंबर 1 पर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुड्डा जी ने 4 पावर प्रोजेक्ट लगाए थे बिजली के, इन्होंने 1 यूनिट पैदा नहीं की, और ये कहते थे कि हुड्डा जी ने ज़्यादा बिजली के कारखाने लगा दिए, हमें ज़रूरत नहीं है। झज्जर के अंदर खानपुर में 1500 मेगावाट का और झाड़ली में 1320 मेगावाट का, 1200 मेगावाट खेदड़ में लगाया था, 600 मेगावाट यमुनानगर में लगाया था।
जो खानपुर वाला 1500 मेगावाट था उसमें 750 मेगावाट दिल्ली का हिस्सा था, 750 मेगावाट हरियाणा का था। इन्होंने कहा कि भाई हमें हरियाणा को बिजली की जरूरत ही नहीं है, वो सरेंडर कर दी, वो दिल्ली को दे दी 750 मेगावाट। हुड्डा जी ने 2008 में ही समझौता किया था अदानी ग्रुप से कि ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से निर्बाध रूप से 25 वर्ष तक बगैर किसी रेट की बढ़ोतरी के 25 वर्ष तक वो ₹2.94 यूनिट बिजली देनी है। लेकिन वो क्या अंडरस्टैंडिंग है अदानी से, क्या डर है या क्या उससे ऐसा कोई ले रखा है, क्या डील हुई है अंदर खाने, जो 6 महीने से वो बिजली नहीं दे सप्लाई कर रहे और उस पर ये सरकार उस पर कार्रवाई ना करके ₹12 यूनिट खरीद रही है बिजली बाहर से। और वो ₹12 यूनिट जो बिजली खरीद रही है वो हमारे उपभोक्ताओं पर पड़नी है, उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जो ये कहते थे कि हुड्डा जी ने सरप्लस बिजली कर दी, आज अब ये कह रहे हैं कि हम 500 मेगावाट का कारखाना वहाँ लगाएंगे यमुनानगर में, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अभी तो कुछ लेना ना एक देना, तो कह दी कि 500 मेगावाट का लगाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जो भी हैं आप ग्राउंड पे ये ग्राउंड पे लेकर के जाएंगे और अंतर बताएंगे। हुड्डा जी के टाइम में गरीब आदमी था, एक दलित का एससी का कोई जो बच्चे थे, 42,000 रुपये एक साल की फीस थी MBBS के लिए। इन्होंने बेदर्दी से बेरहम करके 10 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से कर दी। 50 लाख रुपए कोई दलित का बेटा, कोई गरीब का बेटा, कोई डॉक्टर बन सकता है? हुड्डा साहब ने ऐसी कमीशन बनाया था जिससे कि कोई दलित के ऊपर अत्याचार ना हो सके। इन्होंने कहा था कि अपने पृष्ठ 13 पर 2014 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम SC कमीशन को और संवैधानिक अधिकार देकर के उसको मजबूती प्रदान करेंगे। और काम क्या किया? सरकार में आते ही जो सबसे पहला जो प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया उस SC कमीशन को भंग करने का किया, जो 8 साल तक अभी तक भी नहीं बना SC कमीशन। तो लोग इन तमाम उसी तरह से बताएंगे सारे 3,92,000 प्लॉट गरीबों को दिए थे हुड्डा साहब ने। इन्होंने कहा था कि जो वंचित रह गए हम उनको भी देंगे। जब आ गए 1 इंच इन्होंने एक प्लॉट किसी को नहीं दिया पूरे हरियाणा में। तो सीएम साहब तो कह रहे हैं कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक तमाम अभी मैं बता रहा हूँ, अंतिम छोर पर कहने का अलग है, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, सबूत दे रहा हूँ। एक बता दो 1 इंच किसी को दी हो पूरे हरियाणा में, एक नाम बता दो कि फलाने को दिया है इन्होंने, एक नाम बता दो। आपने हुड्डा जी की सरकार के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स गिनवाए जो आपको लगता है। जी। सरकार तो बार बार ये कहती है, ठप्पा तो लगा दिया ना उन्होंने हुड्डा जी की सरकार पे कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट थी, खर्ची पर्ची की सरकार थी। अब हम हैं, ना खर्ची है ना पर्ची है, ईमानदारी से नौकरी लग रही है। कमाल है, जो खुलेआम जिनके अधिकारी करोड़ों रुपए दफ्तर में पकड़े जा रहे हैं, जिनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड होना पड़ा, जिसके राज में 22-23 बार जिनके पर्चे लीक हुए, भ्रष्टाचार का इतना नंगा नाच हुआ, आउटसोर्सिंग से ये सारे बच्चों को आउटसोर्सिंग से ले रहे हैं जिसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं, अपनी मनमर्जी से जिसको चाह रहे हैं उसको ले रहे हैं। आप शराब घोटाला लें, धान घोटाला लें, खनन घोटाला लें, अभी 200 करोड़ का फरीदाबाद में नगर निगम में घोटाला हुआ है। इनके खुद जो है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उसने माना है कि जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में। आप कह रहे हैं कि भाई कि ये ट्रांसपेरेंसी की और पाक साहब सरकार बहुत भ्रष्टतम सरकार है, अब तक की सबसे, हरियाणा में सबसे भ्रष्ट सरकार है तो कोई ये है जिसमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई MLA को भी कोई पूछने वाला नहीं। ये तो कहते हैं कि हमारी तो ईमानदार सरकार है, तभी तो सारी चीजें सामने आ रही हैं। ईमानदार सरकार का है तो मैं बता रहा हूँ, सारा चिट्ठा बता रहा हूँ ना मैं आपको। वही तो सरकार कहती है कि हम तो ईमानदार हैं जी, तमाम चीजें, कुछ भी गलत होता है सबके सामने आता है। कांग्रेस की सरकार में सब कुछ छुपा देते थे वो। ये सारा छुपा हुआ इनका है और यही इनका काम है। और आप इस बात से लगा सकते हैं इनका, कांग्रेस पार्टी का कितने साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने? लगभग 55 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने। 100 जिलों में दफ्तर नहीं है। यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर भी किराए पे बैठे हुए हैं। इन्होंने 544 जिलों में दफ्तर खोल दिए, अपने प्लॉट लेकर के कई मंजिल के 7 स्टार होटल की तरह इन्होंने अपने ऑफिस बना दिए। कहाँ से? अब ये ही तो भ्रष्टाचार में ही है। और ये क्या है, जो इलेक्ट्रल, जो इनके जो बॉन्ड के नाम से इन्होंने पूरे जो घपले किए हैं, जिससे पैसे लिए उसको ना कोई इनकम टैक्स पूछ सकता है, ना उसे कोई RTI के तहत ले सकते हैं। इन्होंने तो RTI के एक्ट को भी खत्म कर दिया, उसको भी इनसे कोई जानकारी नहीं ले सकते। लोगों के ऊपर पेगासस लगा दिया, चाहे कोई विपक्ष के नेता हों, चाहे कोई मीडिया के लोग हों, चाहे कोई इलेक्शन कमीशन के लोग हों, चाहे कोई दूसरे। इन्होंने तो पूरी तरह से ऐसा वो माहौल बना दिया, सिर्फ एक हिंदू मुसलमान करके बड़े बड़े मीडिया चैनलों में
बैठ जाते हैं, 2-3 उनको तिलक छापा को बैठ जाते हैं, कुछ टोपी लगा के बैठ जाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं और जनता के जो है ना उसको बिगाड़ते हैं। चलो ये तो कर रहे हैं, तो आम लोगों को तो एहसास होगा ना कि हमारी ये परेशानियां हैं। अभी आप देखेंगे कि हम सड़क के आदमी हैं, हम सड़क के आदमी, सड़क से लेकर के विधानसभा और संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, एक एक चीज में इनको बेनकाब करेंगे, इनके जितने भी जो कारनामे हैं उनको लोगों के सामने लाएंगे, मीडिया के माध्यम से भी और जनसभाओं के माध्यम से, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से, जो एक लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए इस सरकार को कैटेगरी में खड़ा करेंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब फुल फॉर्म में, बिल्कुल ग्राउंड पर होंगे हम। एक सवाल जो बहुत अहम है, तमाम हरियाणा के लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। आपका नाम पहले कहीं था नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सामने तो था नहीं, अचानक से एक दिन नाम आया, अगले दिन घोषणा भी हो गई कि उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसकी पीछे की कहानी आखिर क्या है? नहीं, पीछे कहानी कुछ नहीं, ये तो कांग्रेस हाईकमान बता सकती है कि मेरा नाम कहाँ से उनको आया, कहाँ से लिया। मुझे तो खूब पता था। अच्छा, मुझे तो पता था कि मुझे जानकारी थी कि मेरा नाम चल रहा है। अब मैं पहले ही मीडिया में प्रचारित कर दूं कि मेरा नाम आ रहा है, जिससे कोई आ रहा हो तो भी रुक जाए। अच्छा, तो आपको लगता है नाम आ जाता तो रुक जाता? पहले तो आ गया था, लेकिन नहीं एक दिन पहले तो आ गया। वो डिसीजन हो चुका था जब आया था। अच्छा, तब आपको कोई खतरा नहीं था? तब खतरा नहीं था। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कह रहे सबसे बड़ा जो मेजर हाथ है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राह भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, विधायक के तौर पर, मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर बहुत लंबे समय तक सेवा की है। उनके परिवार ने बहुत सेवा की है। उनका अपना है महत्व, इसमें किसी को नकारा नहीं जा सकता। उनका पूरा सहयोग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसको बताने में और छुपाने की इसकी कोई बात नहीं है। इसमें क्या, उनका पूरा सहयोग रहा है। क्यों अक्सर ये कहा जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब जो ये पूरा नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसके बाद इशारा तो कांग्रेस ही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, विधायक दल के नेता हैं और मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ये 2 पहिए की तरह बिल्कुल अब पैरेलल चलेंगे। अब आपस में लड़ने भिड़ने वाला सब खत्म है। अब कहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से गाड़ी दौड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि उदयभान जी तो सिर्फ रबर स्टैंप है, सारा काम तो पीछे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब करेंगे। ये तो समय बताइए, कहा जा रहा है, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, ये तो समय बताएगा ना, समय बताएगा। हम अनुशासन प्रिय आदमी हैं, हमें अनुशासन के साथ रहेंगे, मिल करके काम करेंगे। मैंने किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैंने किसी से मुझे अपनी पार्टी से सर्टिफिकेट लेना है, मुझे अपनी पार्टी से सर्टिफिकेट लेना और किसी अपोजिशन के से लोग से सर्टिफिकेट नहीं लेना। और मेरे पार्टी का जो मेरा काम होगा उसका आकलन मीडिया भी करेगा। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, लगता है ये परेशानी खड़ी करेगा काम करने? नहीं, क्यों, किस लिए? 5 लोग हो गए, अब वो नहीं, 4 जो कार्यकारी हमारे एक साथ में सहयोगी हमें दिए हैं, हमें बहुत अच्छी बात है। उन हमारे काम में आपस में हमारा तालमेल तो हमारा बिल्कुल है ही, लेकिन थोड़ा सा बंटवारा भी करके कि कोई जिम्मेदारी दे करके वो उस चीज़ को करेंगे सारा मिलकर के। हमारा कोई किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी तरह। तो क्या 5 का पूरा काम डिसाइडेड होगा आपकी देखरेख में? मतलब कैसे काम होगा? मैं तो ओवरऑल हूँ। उनको भी जो जिम्मेदारी है, जैसे सुरेश गुप्ता जी को हम सेवा दल का उसको हैं कि आप इसको संभालें, जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, हम चाहेंगे कि भाई अपना यूथ कांग्रेस है, NSUI है, मीडिया है, उनको अपना संभाले। ऐसे रामकिशन जी हैं, ऐसा हमने उनका काम बांट दिया है लगभग। और हम उसको अभी आपके सामने समक्ष सारा चीज़ आ जाएगा। SC OBC माइनॉरिटीज़ के जो है उनका ऐसे करके श्रुति जी महिला का उनका थोड़ा देख के उनका वो कोऑर्डिनेट करके सारा मेरे तो साथ कोऑर्डिनेशन में चलेगा इस सबका। और ये है ना कि वो भी जिम्मेदारी के साथ में सबके साथ मिलकर के, सबकी अपनी अपनी जवाबदेही होगी हर किसी के। सबके अपनी। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए गुटबाजी तो है ही, आप कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है। आप बताओ कहाँ गुटबाजी रहेगी? सभी तो है, सबका तो समन्वय है, सब साथ में है, वर्किंग प्रेसिडेंट सब साथ में है।
वो सारे हमारे DRO की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी आए थे, मेरे उसमें कार्यभार संभालने वो वक्त भी आए। हमेशा कैमरे में आप पदभार संग्रहण कर रहे थे तो कुमारी शैलजा दिखी नहीं लोगों को, कुमारी शैलजा का मैंने बताया आपको कि उनको 4 बजे का तो टाइम दिया वाला दिखे नहीं लोगों को। फिर वो आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं ना उसको, 4 बजे नहीं वो कुमारी शैलजा वाली कहानी, कुमारी शैलजा को वो 4 बजे का समय दिया, वो 6 बजे तक वेट किया, हम 8 बजे पहुंचे, उनको फ्लाइट पकड़नी थी, वापस दिल्ली आना था, तो उन्होंने टेलीफोन से मेरे टच में थी, उनका पूरा आशीर्वाद सबसे पहले उन्होंने, सबसे पहली बधाई उन्होंने दी मुझे, होते ही सबसे पहले उन्होंने बधाई मुबारकबाद दी मुझे और पूरा सहयोग का किया। तो कोई किसी प्रकार नहीं, मैं उनके घर भी मिलकर आया, उनसे बातचीत भी करी, उसके बाद में हम कम से कम मेरे अब तक 5-6 दिन बातचीत हो चुकी, होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अहम चुनौती जिसकी मैं बात करने जा रही थी उससे पहले एक और सवाल जहन में आ गया, क्योंकि आप कह रहे हैं किसी भी तरीके की कोई गुटबाजी पार्टी के अंदर फिलहाल नहीं है, तो मैंने कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी से भी कुछ दिन पहले बातचीत की थी, और जब ये खबरें थी कि वो सोनिया गांधी से मिली हैं, इस्तीफे की पेशकश की है, तो वो भी बड़े दुखी मन से ये बात कह रहे थे कि काम तो उन्हें करने नहीं दिया गया, कुमारी शैलजा को काम नहीं करने दिया गया, ये तो ऐसा अध्यक्ष बना दिया ये तो आप विवेक बंसल जी ने आपसे क्या कहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। नहीं मुझे नहीं पता इस बात, बट उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा जी को काम करने नहीं दिया गया, ऐसे अध्यक्ष पद का वो क्या करेंगी जब अध्यक्ष पद है और बाकी और किसी भी तरीके की सहायता नहीं है पार्टी से। इस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ रही थी, अभी निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव है, किस तरीके की तैयारी है आप, क्योंकि सबसे बड़ी अब चुनौती वही है। तो कैसा है कि ये सरकार पंचायत चुनावों को 1.5 साल से टाल रही है जानबूझ के, नगर निकाय चुनावों को 1 साल से टाल रही है, अभी तक भी ये कराने के मूड में नहीं है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने कभी भी पंचायत के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े। हरियाणा में जब से हरियाणा बना है, ना सरपंच के, ना ब्लॉक समिति के, ना ही जिला परिषद के, ना नगर पालिका के, ना नगर परिषद के, नगर निगम के हमने चुनाव लड़े हैं और लड़ेंगे। नगर निगम का तो हमारा फैसला है कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, मेयर का भी और सारे जो पार्षद हैं उनका भी। नगर पालिका, नगर परिषद के बारे में अपने जो सीनियर हमारे जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श होगा, कोई मंथन करके उस पर हम फैसला लेंगे कि हमें चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना, उसके बारे में अभी फैसला लेंगे। अभी हमने फैसला नहीं लिया है, जब फैसला लेंगे जब बता देंगे। सिंबल पे लड़ने से लगता है मजबूती नहीं, देखेंगे अभी जो ना ये हमारा अंदर इसका अंदर की बात है कि हम जब तक किसी नतीजे पर ना पहुंचे, मैं मीडिया में नहीं कह सकता, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, जब हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे तो आपके बीच में आएंगे। आम आदमी पार्टी आजकल बहुत ज़्यादा हरियाणा में उम्मीदों से भरी है, जोश से भरी है, और ये दावा कर रही है कि अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में। आम आदमी कहीं ढूंढे को भी नहीं है, सिवा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। इनका वही हालत होनी है जो 2019 में 90 विधानसभा में लड़े थे और 10 लोकसभा में, और एक भी जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर इनकी जमानत बची हो। आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। आम आदमी पार्टी का कोई भी रौला नहीं है, ना जेजेपी का है ना इनेलो का। खतरा की तो बात छोड़ो, इनका कोई रौला ही नहीं है। सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव होना है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से सीट जीत करके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जेजेपी का भी आपको कुछ नजर नहीं? कहाँ जेजेपी जीरो हो गई। जेजेपी ने वो अपने सरेंडर करके, पहले ही बीजेपी को अपने सरेंडर करके उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी जनता के बीच में, तो उनका कोई अब सौदा नहीं है, ना जेजेपी का ना इनेलो। तो वो नाराजगी के अब तक भी है, सीधा कोई कुछ भी नहीं है। नाराजगी पूरी तरह से बनी हुई है सारा। कहाँ ये कोई भी इनके एक भी बात कोई पूरी नहीं होती उसके सारे। ये तो अपने बंदर बाट कर रहे हैं, उसमें मिल करके हाँ इनका मुंह बंद रहे। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हमने देखा कि वो कांग्रेस को खत्म ही कर दिया वहाँ से, फिर पंजाब में सरकार बना ली, वहाँ भी आप लोगों की सरकार थी, वहाँ से भी आप लोगों का पूरा सफाया हो गया। अब क्या हरियाणा टारगेट लेके चल रहे हैं? वो कोई नहीं, उनका टारगेट बेशक कोई लेके चले, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। पंजाब की अलग परिस्थिति थी, वहाँ पर तो ये विपक्ष के नेता भी थे, इनकी सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी विधानसभा के अंदर, और पहले इनके 4 MP भी जीते हुए थे। वहाँ इनकी पार्टी थी जो विकल्प के तौर पर थी, कांग्रेस के सामने विकल्प के तौर पर वहाँ थी।
और कांग्रेस में जो परिस्थिति बनी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका अभी इन्होंने फ़ायदा उठाया और उसकी वजह से सरकार बन गई। यहाँ अब सब चीज़ ठीक है सामान्य तौर से, और बहुत तगड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। यहाँ आम आदमी पार्टी का कुछ सौदा नहीं है। जो कोई एक आधा चला भी गया वो भी ये सोच रहा है कि भाई फंस गया, अब किस तरह से वापस जाए, कोई नहीं है। अच्छा, तो चला गया वही वापस आने की वही आएंगे वापस। अब कांग्रेस पार्टी भी तो पूरे देश भर में एक बुरे दौर से गुजर रही है, उसको रिवाइव करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या रोड मैप कर रहे हैं? वो तो पूरा रोड मैप उसी के लिए चिंतन शिविर हो रहा है। और जहाँ पर है कांग्रेस पार्टी को पहले भी एक बार ऐसा परिस्थिति आई थी, लेकिन वो बहुत मजबूत होकर के उभरी थी। दोबारा कांग्रेस पार्टी पूरा देश के अंदर बहुत मजबूती से उभर के आएगी। वन फैमिली वन टिकट के बारे में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब इस पे भी कुछ विचार कर रही है। सब चीज़ पर सारे विचार करके उस समय, ये तो अभी टिकट का टाइम आएगा कि बहुत पीछे क्या फार्मूला बने, कैसे बने। हमारा सीधा सा है, जो विनिंग आदमी है, जो सीट निकालने वाला है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, चाहे वो किसी का भी व्यक्ति हो, किसी से भी जुड़ा हो, हाँ किसी से भी जुड़ा हुआ हो, जो पार्टी का निष्ठावान साथी है और विनिंग आदमी है, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दी जाएगी, उसको टिकट मिलेगा। तो आप कह रहे हैं बस अब गुटबाजी, चाहे नेताओं के कितने भी धड़े हों, लेकिन आप टिकट उसी को ही दिलवाएंगे जो जीतने वाला कैंडिडेट, जो जीतने वाला है उसको टिकट मिलेगी, चाहे कोई किसी से भी संबंधित है। और हमारे यहाँ धड़ेबंदी कोई नहीं रही, कांग्रेस सब एक है। कांग्रेस एक है, बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़िया सब काम एक करेंगे, है, उनकी सब टीम। एक है, सब एक है, सब एक हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय बहुत देने धन्यवाद। के लिए। उम्मीद करते हैं आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक है, असल में भी एक हो। बिल्कुल बिल्कुल असल में एक रहेगी, और इसी ऊर्जा से आप काम करते रहें। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा, टू द पॉइंट जवाब दिया उदय भान जी ने, साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस पार्टी एक है। नेता चाहे किस भी गुट का हो, लेकिन इनकी प्राथमिकता अब सबसे ज़्यादा ये रहने वाली है कि किस नेता के पास कितनी वोट हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता अपने एरिया में होगा, टिकट भी उसी को ही देंगे। हालांकि उसमें भी एक लंबा समय है, लेकिन तब तक ग्राउंड पे पार्टी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली है और तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उठाकर इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली है। अब ये आप पर है कि आप कितना साथ देते हैं कांग्रेस पार्टी का, या आपको लगता है कि जो ये तमाम इनके प्रदर्शन होंगे या कार्यक्रम होंगे, आपका कितना साथ मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ टू द पॉइंट के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।